नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की। झांसी में एक गांव है कुम्हरिया, और इस कुम्हरिया गांव में पिछले महीने की 24 तारीख को एक बड़ी वारदात हुई। हुआ यूं कि एक परिवार में डकैतों ने धावा बोला, और धावा बोलकर इस परिवार की एक बुजुर्ग महिला, जिनकी उम्र 56 साल की थी, नाम था सुशीला, उनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के साथ ही डकैत घर में जो भी कीमती चीज़ें, जेवरात वगैरह थे, वो लूट कर चले गए। डकैतों ने जब ये हमला किया घर पर और जब डकैती डाली, इत्तेफाक से उस समय इस घर में और कोई नहीं था। ये पूरा भरा पूरा परिवार है। जिस महिला की हत्या हुई उसके 2 बेटे हैं, पति है, 2 बहुएं हैं। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि जिस वक्त ये डकैती और ये हत्या की घटना हुई, उस समय घर में सुशीला के सिवाय कोई नहीं था। पति झांसी से दूर किसी दूसरे शहर में गए हुए थे, और जो बेटा है वो भी कहीं बाहर था। 24 तारीख की शाम को जब पति घर वापस लौटे, नाम है अजय प्रताप राजपूत, तो उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे में बाहर से कुंडी लगी है। उनको लगा कि पत्नी कहीं गई होंगी। उन्होंने कुंडी खोली और घर के अंदर चले गए। लेकिन घर के अंदर जाते ही उनके कदम ठिठक गए। वो देखकर बिल्कुल घबरा गए कि उनकी पत्नी की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी, मुंह से खून आ रहा था, और सारी चीज़ें कमरे की वो बिल्कुल अस्त व्यस्त थी। ये देखकर डर के मारे उनकी चीख निकल गई। यही तकरीबन 60-62 साल उनकी उम्र रही होगी। वो भागते हुए अपने घर से बाहर आए और उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। जैसे ही चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे, तो आसपास के लोग भी आए। जो नाते रिश्तेदार आसपास रहते हैं वो भी दौड़े आए। और तब पहली बार ये पता चला कि इस घर में डकैती हुई है, और डकैती के बाद घर में जो अकेली महिला मौजूद थी उसकी हत्या करके डकैत लूटपाट करके चले गए हैं। लोगों ने पुलिस को खबर दी और झांसी की पुलिस मौके पर पहुंची, लोकल पुलिस स्टेशन की। उसने जांच शुरू की, और जो पीड़ित परिवार है यानी राजपूत परिवार, उससे पूछताछ शुरू की गई कि ये कैसे हुआ, आप लोग कहाँ पर थे, और जब डकैती हुई तो क्या किसी ने देखा, नहीं देखा। आसपास के लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की। जब इन्वेस्टिगेशन इस तरह के मामलों का होता है तो पुलिस हर तरफ से पूरा जोर लगाती है। हर अपॉर्चुनिटी को, हर ऑप्शन को पुलिस एक्सप्लोर करती है, खंगालती है कि पता चल जाए, कोई जानकारी मिल जाए। तो पुलिस वो काम कर रही थी। तो पति ने ये बताया, अजय राजपूत ने, कि मैं अपनी छोटी बहू के घर गया था, क्योंकि मेरी जो नातिन है, नातिन नहीं बल्कि पोती होगी, मेरी जो पोती है उसका बर्थडे था, और मेरी बहू ने मुझे बुलाया था तो मैं वहाँ चला गया था। अब जो बेटा है, बेटे से जब पूछताछ हुई तो बेटे का नाम है संतोष। संतोष से पूछताछ हुई कि आप कहाँ थे, तो संतोष ने कहा कि मैं भी वहीं गया था, क्योंकि वहाँ बर्थडे भी था, और जो हमारे घर की छोटी बहू है उसने मुझे भी बुला रखा था, तो मैं भी वहाँ गया था। तो बाप बेटे कुल मिलाकर झांसी से दूर ग्वालियर गए हुए थे, ये दोनों ने बताया। और पुलिस ने जब अपने तौर पर इस फैक्ट को वेरीफाई किया तो ये बात बिल्कुल सही भी पाई कि हाँ, पिता और पुत्र दोनों ग्वालियर में थे। बड़ी बहू जो घर की है, उसका अपने ससुराल वालों के साथ कुछ अनबन था, तो वो 7-8 महीनों से घर नहीं आई थी, अपने पीहर में, अपने मायके में ही रह रही थी। जो छोटा बेटा है वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए मैं एक ही बेटे का जिक्र कर रहा हूं, और वो बड़ा बेटा है। तो कुल मिलाकर घर में इतने सारे जो लोग हैं, इनमें से सिर्फ एक अकेली महिला थी जिसकी हत्या और डकैती की घटना ये हुई थी, और पुलिस अब पता कर रही थी। इसी पता करने के क्रम में, घर वालों से पूछताछ करने के क्रम में, जब अजय राजपूत से पूछा गया कि आपको किस पर शक लग रहा है, यानी सुशीला जिनकी मृत्यु हुई उनके पति से, तो अजय राजपूत ने कहा कि देखिए, मुझे तो शक मेरी बड़ी बहू पर ही है, क्योंकि मैं तो छोटी बहू के घर में ही था, वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। और जो मेरी बड़ी बहू है, रागिनी नाम है उसका, वो जो है तकरीबन 7-8 महीनों से घर नहीं आई है, और उसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और बड़ी बहू का जो भाई है वो अक्सर हमें धमकी भी देता है कि हम तुम्हें देख लेंगे, बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि हो सकता है कि डकैती जो है वो स्टेज मैनेज्ड हो, एक डकैती दिखाने की कोशिश की गई हो। असल में इरादा जो है हमारे घर में डकैती करके लूटपाट करने के साथ साथ मेरी बीवी की हत्या करना भी रहा होगा।
ऐसा जो है उसने कहा, अजय राजपूत ने, और पुलिस ने इसी आधार पर बयान भी दर्ज कर लिया और एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन जब बड़ी बहू रागिनी को, जो अपने ससुराल में तकरीबन 7-8 महीनों से नहीं आई थी, उसे जब पता चला तो एफआईआर दर्ज हो गई उसके खिलाफ, वो भी मर्डर का, अपनी ही सास के कत्ल के इल्ज़ाम में। तो आम तौर पर जो कातिल होता है या बदमाश होता है वो भाग जाता है, छुपने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ जो रागिनी है वो अपने भाई के साथ सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच गई और उसने ये बताया कि साहब, मेरे खिलाफ हमारे ससुराल वालों ने मेरी सास के कत्ल का मुकदमा लिखा दिया है, लेकिन मैं इस कत्ल में दूर दूर तक कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। आप चाहे तो सब कुछ पूछताछ कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। मैं खुद बहुत दुखी हूँ और मैं तो अपने ससुराल भी नहीं गई हूँ तकरीबन 6 से 8 महीने। तो पुलिस को इस बात में थोड़ा सा दम भी नज़र आया, क्योंकि पुलिस को लगा कि आमतौर पर अपराधी जो है इस तरह से पुलिस को एनकाउंटर करने और पुलिस को कन्फ्रंट करने की कोशिश नहीं करता। पुलिस जो है वो पुलिस से भागता है। लेकिन यहाँ जो बड़ी बहू है वो खुद थाने में चली आई है, तो इसका मतलब हो सकता है कि बड़ी बहू सच बोल रही हो। पुलिस के मन में अभी ये बात चल रही थी, पुलिस नतीजे पर नहीं पहुंची थी। अब बात होने लगी छोटी बहू की। छोटी बहू का नाम है पूजा। पूजा ग्वालियर में रहती है। तो छोटी बहू के बारे में जब पुलिस ने पता किया तो पता चला कि छोटी बहू इस इतनी बड़ी घटना के बाद, क्योंकि छोटी बहू के तो टर्म्स भी ससुराल वालों से अच्छे थे, ससुर भी उसके पास गए थे और घर का जो बड़ा बेटा है संतोष वो भी गया हुआ था, बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। तो फिर ऐसे में छोटी बहू को अपनी सास की मौत पर आना तो चाहिए था, लेकिन छोटी बहू जो है वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही थी और सास की मौत पर भी वो अपने ससुराल झांसी वापस नहीं आई थी। ये बात पुलिस को खटकने लगी और पुलिस को लगा कि इस मामले को एक्सप्लोर करना, पता करना ज़रूरी है। पुलिस ने देर नहीं की और झांसी की पुलिस फौरन पहुंची ग्वालियर और ग्वालियर में छोटी बहू को, पूजा को, उन्होंने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद जब पूजा से पूछताछ शुरू हुई तो पूजा ने इधर उधर की बहुत सारी कहानियां सुनाई। लेकिन जब पुलिस ने पूजा से सख्ती की और पूजा ने जब मुंह खोला तो एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी, एक ऐसी साजिश की कहानी सामने आई जिसे सुनकर खुद पुलिस वाले भी हैरत में पड़ गए। अब मैं क्यों कह रहा हूं हैरत में पड़ गए, जब आप उस साजिश की कहानी को सुनेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी। ये जो पूजा है, इस घर की छोटी बहू, ये बेहद शातिर दिमाग लड़की है और इसने इस घटना को जो अंजाम दिया उसके पीछे इसने जो ताना बाना बुना वो बहुत ही उलझाने वाला ताना बाना है। तो आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कॉन्स्पिरेसी बताते हैं। मेरा दावा है कि आपको इस कॉन्स्पिरेसी को सुनकर हैरानी होगी। ये जो पूजा है, इसकी पहले शादी हुई थी ओरछा के रहने वाले एक आदमी से। ओरछा इसी झांसी ग्वालियर के आसपास के बेल्ट में एक टाउन है, वहां ओरछा में शादी हुई थी पूजा की। और लेकिन इस पहली शादी से पूजा का जीवन जो है वो ठीक नहीं चल रहा था। मतलब उसका जो अपना पति था उसके साथ उसकी अनबन चलती रहती थी और नोकझोंक भी हुआ करती थी। तो ऐसे में वो अपने पति से अलग होना चाहती थी। अब जब पति से अलग होना चाहती थी तो मुकदमा तलाक का चल रहा था और पूजा इसी सिलसिले में अक्सर जो है वो कोर्ट में पेश हुआ करती थी, तलाक वाले केस के सिलसिले में। तो जब कोर्ट में उसकी आवाजाही होती रहती थी तो कोर्ट में तलाक का मुकदमा भी चल रहा था। कोर्ट में बहुत सारे दूसरे लोग, अपराधी सब आते हैं। इन्हीं में एक अपराधी कह लें या क्रिमिनल माइंडेड आदमी कह लें, एक नौजवान लड़का था जिसका नाम है कल्याण राजपूत। वो कोर्ट में अपनी पेशी में हाजिर हुआ करता था। तो कल्याण राजपूत ने पूजा को देखा और पूजा ने कल्याण को देखा। कोर्ट में ही आंखों आंखों में इशारा हुआ, प्यार हो गया। ये दोनों जो है अब एक दूसरे के करीब आ गए, अफेयर शुरू हो गया। कल्याण ने जब पूजा की दर्द भरी कहानी सुनी तो कल्याण को पूजा से बड़ी हमदर्दी हो गई, क्योंकि पूजा ने अपने पहले पति के बारे में जो भी बातें बताई वो बहुत ही नेगेटिव बताया कि भाई बहुत बुरा आदमी है, मारता पीटता है, जालिम है, जल्लाद है। तो कल्याण को उस पर प्यार आ गया। ऐसे पूजा काफ़ी खूबसूरत भी है। अब दिक्कत ये थी कि दोनों अलग अलग जाति के हैं, तो पूजा को कल्याण अपने घर जो है वो नहीं ला सकता था। ये कल्याण जो है असल में इसी राजपूत परिवार का छोटा बेटा है और कल्याण, जिस राजपूत परिवार की ये बात मैं बता रहा हूँ जो घटना भी हुई है, तो कल्याण जो है उसको एक दूसरे कमरे में, एक दूसरे मकान में रखता रहा और कल्याण और पूजा शुरुआती दिनों में लिव इन में रहते रहे। लेकिन
शादी के कुछ दिनों के बाद, मतलब लिव इन में आने के कुछ दिनों के बाद, शादी तो नहीं हुई थी, लिव इन में आने के कुछ दिनों के बाद कल्याण की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। यानी पूजा का जो दूसरा पार्टनर था, या पति कहें जो कहें, वो भी पूजा से अलग हो गया और पूजा फिर से अकेली रह गई। पहले पति से तो तलाक का मुकदमा चल ही रहा था, उससे अलग हो चुकी थी। कल्याण जिंदगी में आया, कल्याण की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, तो पूजा फिर से अकेली हो गई। अब जब पूजा फिर से अकेली हो गई तो पूजा के ये जो ससुराल के लोग हैं, राजपूत परिवार के लोग, मतलब ऑफिशियली ससुराल तब भी नहीं बना था, तो उनसे पूजा ने ये फरियाद की कि देखिए मैं आपके बेटे के साथ रहती हूँ लिव इन में, और इतने समय तक हम रहे, लेकिन अब आपके बेटे की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई तो मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे आप ससुराल में जगह दीजिए, मुझे आप अपनी बहू या बेटी समझकर शरण दीजिए। तो जब पूजा ने ये बात अपने ससुराल वालों से यानी राजपूत परिवार से कही तो राजपूत परिवार को उससे हमदर्दी हो गई और उन्होंने कहा ठीक है बेटी, अब तुम हमारे घर चली आओ। तो ये बात अजय राजपूत जो सुशीला के पति हैं उन्होंने कही, और जो घर का बड़ा बेटा है संतोष, उसने भी इस बात पर हामी भरी, और कल्याण की मौत के बाद कल्याण के घर बहू के तौर पर पूजा की एंट्री हो गई। अब परिवार में कौन कौन लोग हैं? पूजा है, ससुर है अजय राजपूत, जेठ है संतोष राजपूत, और सास है सुशीला। ये चारों एडल्ट हैं, बाकी बच्चे होंगे। तो अब ये चारों एक साथ रहने लगे। संतोष की पत्नी भी है रागिनी, वो भी यहाँ रहती थी, यानी 5 लोग अब राजपूत परिवार में थे, पांचों एक साथ रह रहे थे। लेकिन अब कहानी में फिर से नया मोड़ आया। नया मोड़ ये आया कि पूजा की ससुराल में एंट्री तो हो गई, लेकिन एंट्री होने के बाद जो है पूजा के साथ अब उसके जेठ यानी संतोष के बड़े नज़दीकी रिश्ते बन गए, और इतने नज़दीकी रिश्ते बन गए कि दोनों फिजिकल हो गए, और आप ये समझिए कि उनको एक बेटी भी हो गई। अब वो संतोष जो पहले से बाल बच्चेदार शादीशुदा है, उसके साथ जब घर की छोटी बहू के रिलेशन बन गया तो बड़ी बहू रागिनी वो इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त करती, तो उसकी जो है अपने ससुराल वालों से फिर अनबन रहने लगी और लड़ाई झगड़े का माहौल शुरू हो गया। और रागिनी अक्सर जो है वो अपना ससुराल छोड़कर अपने घर चली जाया करती थी। इसी के बाद से रागिनी के साथ राजपूत परिवार के रिलेशंस में खराबी आ गई। लेकिन ये जो पूजा थी वो अब देखा जाए तो अपने जेठ की बीवी बन चुकी थी, क्योंकि अब तो रिश्ते को एक नाम भी मिल चुका था, क्योंकि एक बेटी भी हो चुकी थी। और इस तरह से देखा जाए तो संतोष जो घर का बड़ा बेटा है उसकी 2 बीवियां हो गई थी। एक तो बड़ी बीवी ऑलरेडी थी रागिनी जो रूठ कर गई हुई थी, और दूसरी ये पूजा जो छोटे भाई की बीवी थी लेकिन अब बड़े भाई की बीवी बन चुकी थी, और बड़े भाई के साथ रिलेशन के बाद एक बेटी का भी जन्म हो चुका था। तो पूजा जो है राजपूत परिवार के साथ रह रही थी, लेकिन दिक्कत यह था कि पूजा की नज़र इस राजपूत परिवार के ज़मीन पर थी, जायदाद पर थी, और पूजा बातों ही बातों में अपने जेठ कम पति जो है उससे कहती थी कि मुझे ज़मीन का कुछ हिस्सा दीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ रिलेशन में तो हूँ और हमारी बेटी भी है, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं आपकी दूसरी बीवी हूँ, पहली बीवी तो कोई और है, अगर उसे कोई शेयर मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो वो क्लेम करती थी। उसका पति जो है संतोष वो इस बात पर राज़ी था, और वो अपनी ज़मीन का एक हिस्सा जो है वो पूजा को देना चाहता था। यहाँ एक और बहुत गौर करने वाली बात है, वो ये कि ये जो अजय राजपूत है, संतोष का पिता यानी पूजा का ससुर, उसका भी अपनी छोटी बहू पूजा के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, या बल्कि ये कहूँ अब तो बात बिगड़ गई, सॉफ्ट कॉर्नर था, और उसके भी पूजा के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे। यानी जो छोटी बहू है उसका अपने ससुर के साथ भी घनिष्ठ संबंध था, और अपने जेठ के साथ तो खैर वो रिलेशनशिप में ही थी, बेटी का जन्म हो चुका था। तो इस तरह से परिवार में छोटी बहू का सिक्का चल रहा था। बड़ी बहू नाराज़ होकर चली गई थी, और सास जो है उसे जब पता चला कि छोटी बहू घर की जायदाद और संपत्ति में हिस्सा मांग रही है, उसे हथियाना चाहती है, तो सास सुशीला इस चीज़ के आड़े आ रही थी। अब जब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला, सास के साथ झगड़े छोटी बहू के भी होने लगे, तो छोटी बहू पूजा जो है अपने घर से गई ग्वालियर,
और वहाँ अपने मायके में जाकर कुछ समय से रह रही थी। और वहीं रहते रहते पूजा को ये ख्याल आया कि अगर मैं अपनी सास की हत्या करवा देती हूँ तो फिर ज़मीन जायदाद हड़पने में और उस पर अपना शेयर लेने में मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि घर में ससुर भी मेरे वश में है और मेरा जो जेठ है, जो अब मेरा पति बन चुका है, वो तो मेरे वश में है ही। मेरी जेठानी को ऑलरेडी घर से मैं निकलवा चुकी हूँ, तो मुझ पर अब कोई रोक टोक लगाने वाला नहीं होगा। बस मुझे सास जो मेरे रास्ते का कांटा है उसे रास्ते से हटाना है, ये उसके मन में चल रहा था। फिर ग्वालियर जाने के बाद उसने अपनी छोटी बहन कामिनी से बात की और उसको कहा कि तुम कोई तरीका ढूंढो कि मेरी सास की हत्या कराई जाए। कामिनी और पूजा, इन दोनों बहनों ने मिलकर ये तय किया कि सास की हत्या वो करेंगी, और कामिनी ने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा, जिसका नाम है, वो इस हत्या में मेरा साथ देगा। तो कुल मिलाकर दो बहनों ने छोटी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सुशीला की हत्या करने की पूरी प्लानिंग रची। और पूजा और कामिनी और अनिल वर्मा ने मिलकर ये तय किया कि एक पर्टिकुलर डेट पे 24 जून को वो सुशीला की हत्या करेंगे। लेकिन हत्या करे और शक भी ना हो, इसके लिए बहुत एहतियात बरतने की, बहुत जतन करने की ज़रूरत थी। और घर में कोई होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबके सामने हत्या हो जाएगी, फिर तो पकड़े भी जाएंगे। तो अब पूजा ने साजिशन अपने ससुर को फ़ोन किया, अजय प्रताप राजपूत को, और फ़ोन करके ये कहा कि आपकी पोती का बर्थडे है, आप प्लीज़ हमारे पास चले आइए ग्वालियर, हम यहाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और बच्ची भी चाहती है कि अपने दादा से मिले। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अजय का भी सॉफ्ट कॉर्नर अपनी बहू के प्रति था। तो अजय जो है वो अपने घर से उठकर चल दिए ग्वालियर, यानी झांसी से ग्वालियर चले गए। 22 तारीख को ही ग्वालियर पहुंच गए। इसके बाद जो जेठ कम पति है संतोष, उसको पूजा ने फ़ोन किया और फ़ोन करके उसको एक दूसरी कहानी सुनाई। उसे बताया कि देखिए, मैं आपके साथ मेरा जो रिलेशन है, उस रिलेशन की बदौलत मैं अभी फिर से प्रेग्नेंट हूँ और हमारी ऑलरेडी एक बेटी है जिसकी परवरिश में दिक्कत आती है। आप हमें ठीक से पैसे भी नहीं देते, मैं यहाँ ग्वालियर में हूँ, मुश्किल हो रही है, और अब ये दूसरा बच्चा आने वाला है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत टेंशन में हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे पास चले आइए। जब बड़े बेटे को, घर के राजपूत परिवार के बड़े बेटे को जब ये पता चला कि मेरी बीवी, दूसरी बीवी मुझे बुला रही है, तो फिर वो ग्वालियर पहुंच गया। पिता वहाँ पहले ही पहुंचा हुआ था। तो बाप बेटे अलग अलग बहानों से पूजा के पास ग्वालियर पहुंच गए। और बड़ी बहू तो ऑलरेडी गायब थी, रागिनी, जो संतोष की पहली बीवी है, क्योंकि उसका तो अनबन ही चल रहा था ससुराल वालों के साथ। तो इन हालात में सुशीला 24 जून को अपने घर में अकेली थी। एक स्कूटी पर दो लोग आए। इन दो लोगों ने घर का दरवाज़ा खोला, मतलब नॉक किया, तो सुशीला ने दरवाज़ा खोला। इन दो लोगों ने सुशीला को ओवर पावर कर लिया, नशे का इंजेक्शन लगाया, गला घोंटकर उसकी हत्या की, घर की सारी कीमती चीज़ें लूटी और फिर घर से स्कूटी पर ही फरार हो गए। गांव के कुछ लोगों ने स्कूटी पर दो लोगों को आते हुए देखा था। मेरे ख्याल से एक मेल और एक फीमेल थी, क्योंकि मेल वो अनिल वर्मा था बॉयफ्रेंड, और फीमेल छोटी बहू पूजा की छोटी बहन कामिनी। तो ये मेल फीमेल ये दोनों आए थे, इन दोनों ने हत्या की और इसके बाद ये लोग स्कूटी पर वहाँ से फरार हो गए। तो लोगों को इस हत्या और डकैती का पता नहीं चला। उन्होंने स्कूटी पर लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए भी देखा, लेकिन न तो कोई चीख सुनी, न कोई बवाल हुआ, न कोई शोर शराबा हुआ। घर में घुसते ही चूंकि बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था, तो वो जो महिला थी सुशीला, वो भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाई, तो किसी को डकैती का पता ही नहीं चला। और ये डकैती हो गई। डकैत घर से चले गए, घर में बाहर से कुंडी लगाकर चले गए, किसी को पता नहीं चला। शाम को 24 तारीख की शाम को जब अजय राजपूत घर लौटा, तब उसने देखा कि घर में 56 साल की उसकी जो बीवी है सुशीला, वो मरी पड़ी है, हत्या हो चुकी है और घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। तो पहले तो मामला डकैती का लगा, और इसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है, उसने फिर बड़ी बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। तो इस तरह से कहानी जहाँ से मैंने शुरू की थी अब वहीं आकर ख़त्म हो गई। तो इस तरह से देखा जाए तो इस पूरे मामले में छोटी बहू ने पूरी साजिश रची, ससुराल के लोगों को ससुराल से बाहर निकाला, सास को टारगेट किया, सुपारी दी। हाँ, छोटी बहन को, ये जो आरोपी छोटी बहू है पूजा, इसने अपनी छोटी बहन
कामिनी को और उसके बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा को ये लालच दिया था कि उसके हिस्से में तकरीबन 8 बीघा ज़मीन आने वाली है, तो 8 बीघा ज़मीन को वो बेच देगी और बेचने के बाद उसका जो भी पैसा मिलेगा वो आधा पैसा वो कामिनी और उसके बॉयफ्रेंड अनिल को देगी और बाकी अपने पास रखेगी। तो सुपारी के तौर पर ससुराल की ही ज़मीन को बेचकर पैसे देने की बात उसने कही थी। और इस तरह से एक बहुत ही गहरी प्लानिंग पूजा ने अपनी सास की हत्या करने के लिए रची थी। अब सवाल यह है कि पकड़ी कैसे गई, तो वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। पकड़ी यूं गई कि ससुराल वालों ने गलती से ही सही अपनी बड़ी बहू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी और शक जता दिया, जबकि बड़ी बहू चूंकि वो मर्डर में शामिल नहीं थी, वो ईमानदार थी, उसमें इतना करेज था कि वो पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस हैरत में पड़ गई कि भाई बड़ी बहू आ गई, छोटी बहू नदारत थी, तो शक जो है छोटी बहू पर चला गया और इस तरह से पुलिस ने इस कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया। मैं बार बार हैरत और कॉम्प्लिकेटेड पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक महिला, एक लड़की जिसकी पहले एक से शादी हुई, उससे तलाक हो गया, दूसरे से शादी हुई, उसकी मौत हो गई, तीसरे से शादी नहीं हुई लेकिन ज़बरदस्ती वो उसके साथ रिलेशन में आ गई और वो भी तब जब उसकी ऑलरेडी बीवी और बच्चे थे। इसके बाद उसी परिवार में अपने ससुर से भी बड़े नज़दीक आ गई, तो चार पुरुषों के बेहद नज़दीक आई और उसके बाद एक महिला जो उसकी सास थी उसके कत्ल की उसने प्लानिंग की। तो जो पूजा का ये जो किरदार है एक क्रिमिनल के तौर पर, वो जो है वो अपने आप में बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही हैरान करने वाला है। आपका क्या नज़रिया है इस पूरे घटनाक्रम पर और आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कहानी आप क्राइम तक पर हमारे अलग अलग साथियों की ज़ुबान में सुन चुके होंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें बिट्स एंड पीसेज में थी क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी थी। अब ये पूरी कहानी शीशे की तरह साफ़ हो चुकी है। पूजा की बहन कामिनी, पूजा, ये दोनों तो पहले ही अरेस्ट हो चुकी थी। ये जो अनिल वर्मा था इसकी टांग में गोली लगी है और उसके पास से 8 लाख रुपए के जेवर भी बरामद हुए हैं और ग्वालियर पुलिस ने जो मेन किलर है अनिल वर्मा बॉयफ्रेंड, उसको गोली मारकर टांग में उसे भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। तो ये थी पूरी पेशकश। लेकिन ख़त्म करने से पहले जो प्रीवियस स्टोरी मैंने सुनाई थी, मैंने आपको बताया था बेंगलुरु की एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में जिसमें पुलिस एक मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी और वो करते करते दूसरे मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया और जो कातिल है वो पकड़े भी गए। क्या थी वो कहानी, अगर आप देखना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उसे सुन सकते हैं। और अब जो स्टोरी थी उस स्टोरी पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स हमारा जो सिस्टम या परिपाटी हमने बना रखी है उसके मुताबिक आइए मैं पढ़ता हूँ। जयेश कामोडी इन्होंने कमेंट किया है और इनका ये कहना है, नैरेटेड इन सिंपल लैंग्वेज, गुड प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद मेराज अंसारी, उन्होंने कहा है कि ये कहानी दूसरी बार है। एक हमारे दर्शक हैं सत्यजीत मौर्य, उन्होंने शर्ट की तारीफ किया है, थैंक यू वेरी मच। निरंजन जी हैं, ये दरभंगा बिहार के कॉलेज से मोनिका गायब है, उसका अपडेट क्या है ये पूछ रहे हैं, तो पता करने की कोशिश करूँगा निरंजन जी। मुझे मतलब ये तो पता नहीं कि दरभंगा से मोनिका गायब हो गई है। अमृत जी का भी कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। इज़रा खान जो है उन्होंने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि उस फिल्म का जिक्र किया है जिस फिल्म को देखकर मर्डर करने का आइडिया और लाश छुपाने का आइडिया आया। इन्होंने लिखा है, सर पहली बात तो फिल्म देखकर लाश छुपाने का आइडिया आते हैं, न कि मर्डर करने का आइडिया आता है। दूसरी बात ये कि स्टोरी सब सुन चुके हैं पहले ही। ये चलिए इज़रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कमेंट किया। स्टोरी बिल्कुल वो स्टोरी रिपीट हो गई थी, लेकिन जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हर किसी को जो है अपनी बात कहने का उसका एक अपना अलग तरीका होता है, तो बहुत सारे लोगों ने इस स्टोरी को अप्रिशिएट भी किया है और बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। ये स्टोरी जो प्रीवियस स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ वो शमसर की ज़ुबानी आप लोग सुन चुके थे, लेकिन दोबारा वो स्टोरी बाय चांस रिपीट हो गई। संतोष सागर जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। होमी राय का कमेंट है, प्ररूप श्रेष्ठा जी हैं और इसके अलावा नरेंद्र चौधरी हैं, अतुल सिंह हैं, ऋषभ मिश्रा जी हैं, रजनीश साठे जी का भी कमेंट है, रजनी साठे हैं सॉरी, अनीश कुमार का भी कमेंट है, कार्तिक धर्मराजन इन्होंने कहा है, आई अप्रिशिएट बाला राजू। बिल्कुल, जो इंसाफ और कानून के साथ खड़ा हो, गुनहगार को पकड़वाने के लिए एफर्ट करे, उसको अप्रिशिएट तो किया ही जाना चाहिए। सारंग चौहान ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। डांसर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया, आपका कमेंट मैंने पढ़ तो लिया है। और गौरव कुमार सिंह ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सुजय नंदी जो है उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया, उन्होंने कहा है कि जितनी बार भी आपको सुनूं अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा हमदानी
समथिंग के नाम से, हमदानी श्रा, इस तरह से एक आईडी है, उन्होंने इमोजीज भेजी है, थैंक यू वेरी मच। जॉनी फ्री कोर्स के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। जगदीश चांडेगड़ा जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, गुजरात से हैं, उन्होंने गुजरात की कोई कहानी सुनाने की पेशकश की है। सागर जी का कमेंट है, प्रदीप भाम्बू जी हैं, बीशु राय का कमेंट है, और इस तरह से और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। मैं सारे लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं फिर जब हाजिर होऊंगा किसी नई कहानी के साथ तो आप लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ूंगा। आज थोड़ा इसको शॉर्ट रख रहा हूँ क्योंकि आज कहानी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी पेशकश लोग इतना देखना भी नहीं चाहते, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।